हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब एस्पायर हब यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलीज किए गए बहुत से नॉन टीचिंग पोस्ट के बारे में। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है कि ये सारे के सारे पोस्ट जो हैं परमानेंट बेसिस पे रिलीज किए गए हैं। ऐसा इन्होंने खुद जो है अपने एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन किया है। तो वन बाय वन हम इसके डिटेल के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि कौन से स्टूडेंट जो है एलिजिबल रहने वाले हैं। जो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट यहाँ पे रिलीज की गई है उसमें 10th क्लास से लेकर ग्रेजुएट लेवल तक के टीचर जो हैं एक तरीके से एलिजिबल हैं। तो ऑब्वियसली किसी पोस्ट में जो है 10th क्लास पास मांगा है, किसी में 12th, किसी में ग्रेजुएट। ठीक है। और एक्सपीरियंस की बात करें तो मैक्सिमम पोजीशन में एक्सपीरियंस की डिमांड नहीं की है। और जो एक्सपीरियंस की डिमांड कहीं पे की भी है तो वो इतनी बेसिक है कि वो मैक्सिमम स्टूडेंट जो है ऑब्वियसली होल्ड करते हैं। तो इसके लिए फ्रेशर्स भी एक तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सारे की डिटेल्स की तो वो हम वीडियो में ही देखेंगे। सिलेक्शन की बात करें कि सिलेक्शन किस तरीके से देखा जाएगा, तो यहाँ पे जो है आपका एक रिटन टेस्ट या स्किल टेस्ट या फिर प्रैक्टिकल टेस्ट हो सकता है, जिसके लिए ये डेट एज वेल एज एडमिट कार्ड का इंफॉर्मेशन ये अपनी इसी वेबसाइट पे दे देंगे जिस वेबसाइट पे मैं फिलहाल में अवेलेबल हूँ। तो यहाँ पे एक कॉलेज आता है दैट इज जीसस एंड मैरी कॉलेज, जो कि डीयू यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है। और यहीं से जो है मल्टीपल नॉन टीचिंग पोस्ट को रिलीज किया गया है। इससे पहले भी मैंने आपको डीयू के बारे में बताया था, कुछ टाइम पहले ही मैंने एक नॉन टीचिंग पोस्ट के बारे में बताया था जो कि डीयू से ही निकला था। तो अभी फिलहाल में काफी ज्यादा देखा जा रहा है अलग अलग यूनिवर्सिटी जो है बहुत से नॉन टीचिंग पोस्ट को परमानेंट बेसिस पे एक तरीके से रिलीज कर रही है। अब अगर इस वेबसाइट को मैं नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करती हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रहा पोस्ट। ठीक है, न्यू का टैग भी लगा है, एडवर्टीजमेंट फॉर द नॉन टीचिंग पोस्ट ऑन परमानेंट बेसिस। ठीक है, तो ये एक परमानेंट जॉब रहने वाली है, नॉन टीचिंग पोस्ट रहने वाला है। अब इसका सारा का सारा डिटेल चलिए समझ लेते हैं वन बाय वन। हम इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे सामने आप देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर पीडीएफ ओपन हो जाता है। अब इसको हम क्या करना पड़ेगा कि वन बाय वन करके सारे इंपॉर्टेंट की डिटेल्स को देखना होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इनका यहाँ पे एक तरीके से वेबसाइट का साफ साफ मेंशन करके रखा है लिंक, दैट इज वेबसाइट ये रहने वाली है, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ध्यान रखिएगा। ईमेल आईडी ये रहने वाला है अगर इनकेस आपको जरूरत पड़ती है तो आप देख सकते हैं दिस इज द जीसस एंड मैरी कॉलेज दैट कम्स अंडर द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ये है एडवर्टीजमेंट नंबर जो कि यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। किसी ने कमेंट में मेंशन किया था कि आप एडवर्टीजमेंट नंबर भी मेंशन कीजिए, तो ये जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नंबर दिया गया है। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट किया गया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ही आपको सबमिट करना है नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए जो कि परमानेंट बेसिस पे रहने वाली है। सारी डिटेल आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगी। अभी अभी जस्ट आपने देखा कि हमने किस तरीके से जो है पीडीएफ को एक तरीके से ओपन किया, तो ऑब्वियसली इनकी वेबसाइट पे ही अवेलेबल है। ओके, और आपको जो है इस लिंक पे जो है आप एक तरीके से अगर आप इस लिंक का इस्तेमाल करते हैं तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं पोस्ट के लिए। लास्ट डेट अगर बात करते हैं इस फॉर्म की तो वो रहने वाली है 8 मार्च 2025। ठीक है, ये जो है डेडलाइन रहने वाली है, तो इससे पहले आपको अप्लाई कर देना है। चलिए अब पोस्ट के बारे में जान लेते हैं। देखिए, तो यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट है। ऐसा हो ही सकता है कि काफी बच्चों के लिए ये यूजफुल भी हो जाए, काफी के लिए यूजफुल ना भी हो। तो जैसे कि हमारा काम है आपको मल्टीपल जॉब के बारे में बताना। अब आप उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपके लिए कोई जॉब पोस्ट है या नहीं है, ज्यादा यूजफुल है या यूजफुल नहीं रहा, या आप अपने अकॉर्डिंग, अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग एंड अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो चीज डिसाइड कर सकते हैं। तो नेम ऑफ पोस्ट की बात करते हैं तो पहला पोस्ट है सेक्शन ऑफिसर का। टोटल यहाँ पे देखिए 8 डिफरेंट टाइप ऑफ पोस्ट निकली है। ठीक है, सेक्शन ऑफिसर का है जिसमें कि एक वैकेंसी दी गई है, पे लेवल 7 रहने वाला है। एज लिमिट जो है 35 ईयर्स बोली गई है। और एज लिमिट को किस बेसिस पे एक तरीके से देखा जाएगा, वही 8 मार्च 2025 के बेसिस पे जो है देखा जाएगा। ठीक है, तो एज लिमिट मैक्सिमम 35 हो सकती है। अनरिजर्व के लिए एक सीट है। अब देखिए यहाँ पे इन केस अगर मान लेते हैं कि बाकी सारी कैटेगरी के लिए यहाँ सीट नहीं है, मैक्सिमम अनरिजर्व के लिए ही बोला है, तो अगर कोई SC ST ओबीसी के स्टूडेंट्स अगर एक तरीके से अप्लाई करना चाहते हैं ना, तो आप एज अ जनरल कैंडिडेट जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पे, लेकिन मेक श्योर अगर आप इस कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो आपको जनरल ही ट्रीट किया जाएगा, और जो भी जनरल के लिए रूल इस फॉर्म में अप्लाई किए गए हैं वही रूल आपके ऊपर भी अप्लाई होंगे। फाइन, ओके। पीडब्ल्यूबीडी के लिए यहाँ पे 2 पोस्ट की बात मेंशन की है, लेकिन उसमें भी एक पर्टिकुलर कैरेक्टराइजेशन रखा गया है।
नेक्स्ट बात करते हैं सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की, जिसके लिए अगेन एक पोस्ट है, पे लेवल 5 रहने वाली है, एज लिमिट मैक्सिमम 30 ईयर्स हो सकता है, अनरिजर्व के लिए एक सीट है। लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात करते हैं, एक ही वैकेंसी है, 4 पे लेवल रहने वाला है, 30 ईयर्स की एज बोली गई है, और यहाँ पे एक वैकेंसी है, चलिए तो बार बार बोलने का कोई मतलब नहीं बनता है। जूनियर असिस्टेंट की बात कर लेते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है, पे लेवल 2 रहने वाला है, 27 इज द एज लिमिट। ड्राइवर की भी पोस्ट है, एक वैकेंसी रहने वाली है, पे लेवल 2 रहने वाला है, 35 ईयर्स एज बोली गई है। एमटीएस लेबोरेटरी असिस्टेंट अटेंडेंट की बात कर लेते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी 2 रहने वाली है, पे लेवल 1 रहने वाला है, 30 साल की एज बोली गई है। लाइब्रेरी अटेंडेंट की बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी 3 बोला है, पे लेवल 1 रहने वाली है, एज लिमिट 30 बोला गया है। एमटीएस स्पोर्ट्स अटेंडेंट की बात करते हैं तो स्पोर्ट्स अटेंडेंट की बात बोली गई है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है नंबर ऑफ वैकेंसी 1 रहने वाली है, पे लेवल 1 रहने वाला है, एज लिमिट 30 बोली गई है। ठीक है, तो जो भी हम एज क्राइटेरिया वगैरह देख रहे हैं या क्वालिफिकेशन वगैरह देख रहे हैं, सब कुछ जो है 8 मार्च 2025 के बेसिस पे देखा जाएगा। ओके, इसके अलावा अगर हम फी की बात कर लेते हैं तो एप्लीकेशन फी फॉर अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस जो है रहने वाली है, दैट इज ₹500 फॉर अनरिजर्व, ओबीसी के लिए 300 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 300 ऐसा मेंशन किया गया है। और एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी एंड वुमेन कैंडिडेट के लिए नो फी। बट यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए इन्होंने एक तरीके से मतलब कि रिलीज किया है, तो अगर आप उसमें अप्लाई भी करते हैं तो आपको ऐसा अनरिजर्व कैटेगरी ही अप्लाई करना पड़ेगा। पेमेंट की बात बोले तो यहाँ पे बोला गया है कि आपको पेमेंट जो है ऑनलाइन ही करना है, जो कि एक तरीके से नॉन रिफंडेबल रहने वाला है, तो इस बात का ध्यान रखें। अगर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो हर एक पोस्ट के लिए सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म जमा करना होगा और सेपरेट फी भी आपको पे करनी होगी। ठीक है, ये सारी डिटेल हो गई। डेडलाइन के बारे में आपको बता ही दिया कि कौन सी डेडलाइन रहने वाली है। ओके, अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस किया है। ठीक है, और इसी पीडीएफ के एंड में जो है हर एक जॉब पोस्ट का, मतलब कि अभी जो हम डिफरेंट पोस्ट देखे लगभग 8 से 9, उन सारे पोस्ट का जो है सिलेबस भी डिस्कस किया है। तो हर एक पोस्ट का अलग अलग सिलेबस उन्होंने एग्जाम के लिए दिया है, उसके बारे में भी हम देख लेंगे। तो पहला जो था दैट इज सेक्शन ऑफिसर का, जिसमें कि पे लेवल 7 थी, एज लिमिट 35 थी। इसमें मांगा है एसेंशियल क्वालिफिकेशन में कि आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। देखिए यहाँ पे इन्होंने कुछ भी एसेंशियल में जो है कुछ भी ये मेंशन नहीं किया कि कौन से डिपार्टमेंट से होना चाहिए। तो आपका ग्रेजुएशन है किसी भी डिपार्टमेंट में तो आप अप्लाई कर सकते हैं, एसेंशियल में सिर्फ इतना ही मांगा है। डिजायरेबल में बोला है कि अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है मिनिमम 6 मंथ का, दैट इज इन कंप्यूटर एप्लीकेशन मैनेजमेंट या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो आपको जो है एक तरीके से मतलब कि एक प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, एक्सपीरियंस भी यहाँ पे बोला है, लेकिन ये सब डिजायरेबल में है, तो डिजायरेबल में है तो इनकेस अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एसेंशियल में नहीं मांगा है ये सारे एक्सपीरियंस। ठीक है, कमिंग टू दी सेकेंड पोस्ट जो कि है यहाँ पर सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की, जिसमें कि अगेन जो है एक पोस्ट है, पे लेवल वगैरह हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इसमें मांगा है ग्रेजुएट इन आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स, यानी तीनों ही डिपार्टमेंट को यहाँ बोल दिया गया है, और एनी अदर डिसिप्लिन और एनी अदर हायर क्वालिफिकेशन। तो आपके पास मिनिमम ग्रेजुएशन जरूरी है, जो कि आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकता है या किसी अदर डिसिप्लिन में भी हो सकता है, जो कि यहाँ मेंशन नहीं किया गया है, या इससे अगर ऊपर क्वालिफिकेशन है तो भी आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा बीलिव एससी एंड बीएलआई एससी के बारे में भी बोला है, अगर वो है तो वो भी एसेंशियल में ही कैलकुलेट किया जाएगा, तो ये भी होना जरूरी है। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे बोला है कोर्स इन दी कंप्यूटर एप्लीकेशन एट ग्रेजुएट और पीजी लेवल और 6 मंथ कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन। और साथ ही साथ जो है यहाँ पे कंप्यूटर कोर्स के बारे में बात किया गया है कि अगर आपके पास कंप्यूटर का एक्सपीरियंस हो तो वो जो है एक तरीके से यहाँ पर लगेगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पे थर्ड पोस्ट की, जो कि है लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए, जिसके लिए अगेन यहाँ पर जो सीट है वो एक ही रहने वाली है। पे लेवल और एज हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एसेंशियल में बोला है कि आपके पास जो है सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विथ रिलेवेंट साइंस सब्जेक्ट, तो साइंस सब्जेक्ट में जो है आपका 12th होना चाहिए या आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है किसी भी, सॉरी ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना जरूरी है इन अ रेलेवेंट सब्जेक्ट यानी कि साइंस में। ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज फॉर दी लेबोरेटरी असिस्टेंट पोस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपसे मांगा है 12th और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड, और साथ ही साथ टाइपिंग स्पीड जो है 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश
एंड 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। ठीक है, ड्राइवर की बात कर लेते हैं, ड्राइवर की पोस्ट की बात कर लेते हैं यहाँ पे। इसमें बोला गया है पे लेवल अगेन बता दिया गया है ऑलरेडी, इसको हमने डिस्कस कर लिया। इसमें आपसे मांगा है 12th का डिग्री या फिर इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, और इसके अलावा आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है ऑफ मोटर व्हीकल और नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिक्स। ठीक है, एंड एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग अ मोटर व्हीकल फॉर एटलीस्ट 3, आई थिंक अब 3 मंथ्स बोलना चाह रही, ईयर बोलना चाह रही है, इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया नहीं है। एनीवेज, आगे बोला डिजायरेबल में प्रोसेसिंग ऑफ वैलिड लाइसेंस फॉर दी हैवी व्हीकल, और हैवी व्हीकल के लिए आपके पास अगर लाइसेंस है तो आपको जो है प्रेफरेंस दी जाएगी। लेबोरेटरी अटेंडेंट की बात कर लेते हैं, यहाँ पे लेवल 1 रखी गई है, एज लिमिट भी देख लीजिए, यहाँ पे 30 साल की रखी गई है। एसेंशियल में बोला है कि शुड हैव 10th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विथ साइंस सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड, तो आपके पास 10th की डिग्री जरूरी है और साइंस आपका होना चाहिए आपके 10th लेवल में। ठीक है, इसके अलावा जो है मेक श्योर यहाँ पर ये 6th पोजीशन था, यहाँ पे उन्होंने ड्यूटीज बता के रखी कि क्या क्या ड्यूटीज जो है अब पोस्ट के लिए आपको करना होगा। नेक्स्ट 7th पोस्ट की बात करते हैं यहाँ पे, तो ये है लाइब्रेरी अटेंडेंट का, जिसमें बोला है कि आपका 10th पास होना जरूरी है या फिर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना जरूरी है विथ एनी स्टेट एजुकेशन बोर्ड या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। और इसके अलावा जो है आपके अगर जॉब रोल की बात करते हैं तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन करके रखा है कि क्या क्या जॉब रोल हो सकता है, मतलब आपको क्या क्या चीजें जो है संभालनी होगी। एमटीएस की बात कर लेते हैं, जो कि है स्पोर्ट्स अटेंडेंट का, जिसमें कि एसेंशियल में मांगा है आपसे कि आपका 10th पास होना जरूरी है या फिर आपके पास आईटीआई इक्विवेलेंट हो तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू दी जनरल इंस्ट्रक्शन, तो सिलेक्शन के लिए बोला है कि आपका रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट या प्रैक्टिकल टेस्ट हो सकता है, इसी के परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। आपको जो है इन टेस्ट में अपियर होना जरूरी है, तभी आपको सेलेक्ट किया जाएगा, और आपके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, लेकिन इन्होंने डिटेल में भी सिलेबस दे के रखा है। अपर एज लिमिट के बारे में यहाँ कुछ कुछ बातें लिखी गई हैं डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स, तो आप एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिएगा प्लीज। एप्लीकेशन फी के बारे में ऑलरेडी हम लोग बात कर ही चुके हैं कि कितनी जो है होनी चाहिए यहाँ पे, इसको दोबारा से बोलने का कोई मतलब नहीं बनता है। ओके, आई थिंक हमने मैक्सिमम चीजें देख ली हैं। फाइन, एडमिट कार्ड बोला है कोई पोस्ट से नहीं भेजा जाएगा, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा वेबसाइट से ही। इनकी जो वेबसाइट हमने स्टार्टिंग में देखी थी वही ऑफिशियल वेबसाइट है, तो वहीं पे आपको विजिट करना होगा, यहाँ पे भी मेंशन कर दिया गया है। अब चलिए यहाँ पे डायरेक्ट स्कीम एग्जामिनेशन के बारे में बोला है, मैं एक पोस्ट के लिए बता दे रही हूँ, बाकी पोस्ट के लिए आप लोग प्लीज गो थ्रू कर लीजिएगा। इस पीडीएफ का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि टोटल 7 पोस्ट है और इस 7 पोस्ट के बारे में जो है लगभग 15 से 17 पेजेस में जो है पूरा का पूरा डिटेल्स वगैरह दिया गया है। तो आप अपने पोस्ट के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप उसी पोस्ट के बारे में जो है सिर्फ और सिर्फ सारा सिलेबस और एग्जाम स्कीम देख सकते हैं। मैं सिर्फ एक पोस्ट को बता दे रही हूँ ताकि आपको एक आइडिया लगे कि किस तरीके से देखना है। तो जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सेक्शन ऑफिसर। ठीक है, तो इन्होंने बोला ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ऑब्वियसली, जो कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर बोला है तो यहाँ पे रिटन टेस्ट की बात की गई और उसके सिलेबस को भी अटैच किया गया है। जैसे कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में बोला है कि पेपर 1 जो है 2 घंटे का होगा, मैक्सिमम क्वेश्चन 300 होंगे, ठीक है, यानी 300 मार्क्स के होंगे और 150 क्वेश्चन होंगे। पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, 3 घंटा आपको मिलेगा, मैक्सिमम मार्क्स 200 मिलेंगे, और इस तरीके से पेपर 1 पेपर 2 जो है 500 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट टेस्ट कंपोनेंट की, तो पेपर 1 में बात की बोला है कि यहाँ पे जो है जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी बताया गया है। कितने क्वेश्चन होंगे वो बताया गया है टोटल, और टोटल जो क्वेश्चन इन सबको मिला के 150 होंगे, और नंबर जो आपको मिलेगा 300 का मिलेगा, और आपको 2 घंटे मिलेंगे। पेपर 2 जो है वो उसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, ड्यूरेशन आपको 3 घंटे का मिलेगा, और मार्क्स आपको जो है टोटल 200 के मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से सारा डिटेल इन्होंने यहाँ बता दिया है। अब सिलेबस के बारे में बताया कि पेपर 1 में क्या क्या आएगा, तो जो उन्होंने मेंशन किया था उसी का डिटेल फॉर्म बता के रखा है कि सिलेबस में जो है क्या क्या आएगा, पेपर 2 में फिर क्या क्या आएगा, ये सारी बातें भी बता के रखी है। सिमिलर बेसिस पे जैसे ये पहले पोस्ट का खत्म हो गया, दूसरे पोस्ट का आ गया, दैट इज सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको ये स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉलो करना पड़ेगा और ये सिलेबस फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट गोइंग फॉर दी अदर पोस्ट,
ओके, लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए अगर आप अप्लाई करने वाले हैं तो आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन ये रहने वाला है जो कि यहाँ मेंशन किया गया है, और साथ ही साथ जो है सिलेबस भी यहाँ डाल दिया गया है कि किस सिलेबस से जो है आपको क्वेश्चन मेनली मिलने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट का भी सेम ऐसे ही करके, तो सारे पोस्ट के लिए जो है इन्होंने इसी तरीके से सिलेबस एज वेल एज स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन को दे के रखा है। तो इस पीडीएफ का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। इनफैक्ट इस पोस्ट से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएंगे, और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट स्पेशली जो है इस पर्टिकुलर लिंक का आप इस्तेमाल करेंगे अप्लाई करने के लिए, दैट इज इनवाइटेड इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म एट। ठीक है, इस लिंक पे जो है आपको प्रिस्क्राइब फॉर्मेट मिल जाएगा फॉर द वेरियस नॉन टीचिंग पोजीशन। तो उम्मीद करती हूँ कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर यूजफुल लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के मेंबर बन सकते हैं, और इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और कोशिश पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई फीडबैक हो तो यू कैन जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच एवरीवन, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।